हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी का लर्न हिंदी ग्रामर बाय पूनम तिवारी चैनल पे स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग टर्म 2 का सिलेबस हम यहाँ पर कवर करेंगे। फर्स्ट है, आज हम लोग हमारे सांवले सपनों की याद का व्याख्या करेंगे। उसके अगले वीडियो में मैं आप लोग को इसके एमसीक्यू करा दूंगी, क्योंकि सीबीएसई ने अभी जो लेटर इशू किया है, जो उन लोगों ने इंस्ट्रक्शन इशू किया है, उसके हिसाब से आप लोगों का टर्म 2 सब्जेक्टिव पेपर भी हो सकता है या फिर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। तो हमें इसके हिसाब से हमारी तैयारी करनी पड़ेगी, हमारे पेपर की तैयारी। तो मैं आप लोग को एक क्लास में आप लोगों को एमसीक्यू करा दूंगी मोस्ट एक्सपेक्टेड, और एक क्लास में आप लोगों को सब्जेक्टिव के लिए आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आप लोग को करवा दूंगी, जो टेक्स्ट बुक के भी रहेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, और आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। तो हम लोग बिना रुके हमारे क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांवले सपनों की याद, जिसे लिखते हैं श्री जाबिर हुसैन जी। और जाबिर हुसैन जी के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि उनका जन्म 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। आप अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक भी रहे हैं और सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। जाबिर हुसैन ने ये जो सांवले सपनों की याद लिखा है, ये कहानी, ये एक गद्य की एक विधा है जिसे हम कहते हैं डायरी विधा। तो उन्होंने वो लिखा है। एक्चुअली होता क्या है, जब सालिम अली जी की मृत्यु हो जाती है तो उनके स्वर्गवास के बाद उन्हें बहुत ही आघात लगता है, जाबिर हुसैन जी को। तो वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, और वो अपनी डायरी लेकर उनके बारे में एक विधा लिख डालते हैं। एक डायरी में कुछ उनकी यादों से निकला हुआ एक संस्मरण, उनकी जो वो उनके बारे में जानते थे, आपके सालिम अली के बारे में, उनके बारे में अपनी डायरी में कुछ पन्ने लिख डालते हैं। तो उन्हीं में से कुछ पन्नों का ये भाग हमारे सामने प्रस्तुत किया है उन्होंने बड़ी खूबसूरती से। ये अपने आप में एक ऐसी कहानी है जो रहस्यों से भरी हुई है। इसका टाइटल ही है सांवले सपनों की याद। तो आपको मजबूर मजबूर कर देता है ये टॉपिक सोचने में कि क्या सांवला है, किस किस सपनों की बात हो रही है, कौन सी याद की बात हो रही है। तो ये सारी चीजें आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब जाबिर हुसैन जी ने ये डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। जाबिर हुसैन की जो कविताएं हैं वो बहुत ही सुंदर, बेहतरीन ख्वाबों की तरह है। और उनके जो वो कैसी है, उनका वजूद कैसा है, रेतीली जमीन पर उतरती है। ठीक है। तो और बहुत ही सुंदर छाप छोड़ते हुए जाती है। तो इसी के बारे में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है सांवले सपनों की याद। ये राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रूप से थे। 1977 में ये बिहार में मुंगेर एक जगह है, वहां के विधानसभा क्षेत्र से ये सदस्य चुने जाते हैं। उसके बाद बिहार के मंत्रिमंडल में ये मंत्री बन जाते हैं। और 1995 ईस्वी में इन्हें बिहार विधानसभा के सभापति बनाया गया। और साथ ही साथ इन्हें लेखनी का शौक था, उसमें इनकी बहुत ज्यादा रुचि थी, इसलिए इन्होंने अपनी लेखनी में हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। उनकी रचनाएं ये होते हैं हमारे जाबिर हुसैन जी। आज इनकी फोटो आप देख रहे हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में आम आदमी के संघर्ष को जो जिस तरह से वो संघर्ष करता है, उसकी जीवन की अभिव्यक्ति को अपने रचनाओं में व्यक्त किया है, जो कि बहुत ही सुंदर है। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, एक नदी रेत भरी, जो आगे है, अतीत का चेहरा, लौंगा, डोला बीबी का मजार। उसके बाद जो इनकी साहित्यिक विशेषताएं होती हैं, ये अपने युग के समाज का इन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन किया। उस समय क्या चल रहा था, किस तरह से क्या क्या समाज में तकलीफें थी लोगों की, लोग क्या क्या किन चीजों से गुजरते थे और क्या उन्हें समस्याएं आती थी,
क्या विषमताएं उन्होंने समाज में देखी, उन सबका इन्होंने वर्णन नहीं किया। लेकिन जो जो समाज में उन्हें चीजें अच्छी लगती थी, उनका भावात्मक स्तर से जो उनको फीलिंग्स, उनको उनके फीलिंग्स को छू जाती थी, उनका इन्होंने बहुत सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन के अनुभवों को कवि बहुत सुंदर और सजीव मार्मिक चित्रण आपके सामने प्रस्तुत किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने अपने जो लेखनी है, लेखन उन्होंने जो भी लिखा, कहानियां हो गई, चाहे डायरी हो गया, चाहे वो अपने रहस्यात्मक कहानी थी, उसमें उन्होंने आम आदमी के संघर्ष और उससे विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियां जितनी भी जो फेमस पर्सनालिटी होती थी, उनके ऊपर जो डायरी लिखी गई, वो काफी ही चर्चे में रही। आम आदमी के संघर्षों के प्रति उनकी जो सहानुभूतिपूर्ण भावनाएं थी, वो द्रष्टव्य है, मतलब आप देखी जा सकती है उनकी कहानियों में। अब देखिए यहाँ पे जो उनकी भाषा शैली यूज हुई है, उन्होंने कौन सी भाषा यूज की है, तो श्री जाबिर हुसैन जी ने 3 भाषाओं का यूज किया है, इस्तेमाल किया है, उनका प्रयोग किया है अपनी कहानियों में। वो कौन कौन सी होती है, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, इनके ऊपर उनका समान अधिकार है। अब हिंदी भाषा में तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा के भी शब्दों का उन्होंने प्रसंगानुकूल, प्रसंग के अनुकूल उन्होंने प्रयोग किया है। उन्होंने अपने संस्मरण में अत्यंत सहज, सरल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया। व्यक्ति चित्र को सजीव रूप में उन्होंने क्या किया, अपनी भाषा का यूज करके व्यक्ति को एक चित्र दे दिया, उन्हें जीवन दान दे दिया है उस अपनी कहानियों के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से। ये उनकी विशेषता रही है। अब सांवले सपनों की याद, ये क्या है, संस्मरण है। संस्मरण मतलब क्या होता है कि हमारे कोई एक घटना घटित हो जाती है हमारे जीवन के साथ, और हम उसे याद रखते हैं, लेकिन जरूरत आने पर उन्हें ही हम अपने पेपर और पेन पे क्या करते हैं, लिख डालते हैं। वैसे ही इन्होंने कुछ यादें जो सालिम अली से जुड़ी थी, उनको जो ये जानते थे, उन्हीं यादों को इन्होंने अपनी डायरी विधा में लिख दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर जो लेखक जाबिर हुसैन जी हैं, ये एक पक्षी प्रेमी होते हैं। जाबिर हुसैन ने किसके बारे में लिखा है, प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली के याद में इस विधा को लिख डाला है। लेखक को सालिम अली की मृत्यु से इतना बुरा आघात पहुंचा कि वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए यह संस्मरण लेखक ने सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा है। उन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि सालिम अली इस दुनिया में नहीं रहे। अब जब पक्षियों का नाम लिया जाता है तो सालिम अली की याद आ जाती है। अब देखिए ये होते हैं हमारे सालिम अली जी, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और साथ ही साथ इन्हें बर्ड वॉचर भी कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भारत में कई ऐसी हस्तियां हुई जिन्होंने कई क्षेत्रों में ढेर सारे काम किए और अपने समाज के सामने एक उदाहरण पेश किया। भारत, बल्कि भारत के नाम को दुनिया में भी सबसे आगे रखा। ऐसी ही एक शख्सियत थी सालिम अली, जिनका पूरा नाम होता है डॉक्टर सालिम मोइजुद्दीन अब्दुल अली। ये खास कर से पक्षियों से बेहद लगाव रखते थे। ये पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। वन्य जीव संरक्षणवादी के रूप में इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। अब देखिए इनका नाम क्या होता है, सालिम मोइनुद्दीन अब्दुल अली, और इनका अन्य नाम क्या है, बर्डमैन है। और इनको जन्म कब होता है, 12 नवंबर 1896 में। जन्म स्थान इनका बॉम्बे, जो कि आज मुंबई के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम था मोइजुद्दीन। इनका पेशा होता है पक्षी विज्ञानी, और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होते हैं, कौन से, पद्मश्री से। इनकी मृत्यु हो जाती है 29 नवंबर 2018 में, और मृत्यु का कारण होता है इनका कैंसर। सालिम अली भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया, और पक्षियों पर लिखी किताबें, उनकी जो किताबें हुआ करती थी, किताबों ने भारत में
पक्षी विज्ञान के विकास की में काफी मदद की। अब यहाँ पर देखिए पक्षी के सर्वेक्षण में इन्होंने कितने वर्ष लगा दिए, 65 साल इन्होंने गुजार दिए। ठीक है, अब उसमें मिला क्या इन्हें, ये जो शख्स थे ये परिंदों को एक चलता फिरता विश्व कोश इन्हें कहा जाने लगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आगे बोलते हैं कि उनकी पक्षियों पर आधारित कुछ पुस्तकें ऐसी हुई जो कि बहुत फेमस हुई। उनमें से एक थी द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, हैंड बुक ऑफ द बर्ड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान और द फॉल ऑफ अ स्पैरो, बहुत प्रसिद्ध हुई। अब देखो यहाँ पर प्रकृति के विज्ञान और पक्षियों पर किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उन्हें भारत सरकार की ओर से क्या दिया जाता है, पद्म विभूषण दिया जाता है। जैसे देश के अन्य सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया। अब भरतपुर पक्षी अभयारण्य, केवलादेव, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना और साइलेंट वैली जैसे राष्ट्रीय उद्यान को इन्होंने क्या किया, समाप्त होने से बचाने के लिए, बचाने में सालिम अली का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, ये सालिम अली है, सलीम अली नहीं है, इनको हम सालिम अली कहते हैं। ओके, 27 जुलाई 1987 के दिन 91 वर्ष की आयु में भारत के इस पक्षी प्रेमी का देहावसान हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, वह अपना शरीर को त्याग देते हैं। फिर देखिए उनका सपना था कि भारत में एक पक्षी शोध एवं अध्ययन केंद्र की स्थापना हो। सरकार, भारत सरकार द्वारा उनकी स्मृति में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की पहल पर इनके नाम पर सालिम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र की स्थापना की गई। अब इन्हें सालिम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इससे ये सालिम अली ने अपने समूचा जीवन पक्षियों के संरक्षण, उनको करीब से समझने, जानने, उनकी जुबान को जानने में बिता दिया था। अब सलीम अली जी ने क्या किया, आम लोगों को पक्षियों के जीवन में रुचि जगाते हुए कुछ कई पक्षी उद्यानों का विहारों की स्थापना में अपनी अहम भूमिका निभाई। वे चाहते थे कि ये पक्षियों के बारे में लोग सोचें, पक्षियों को उनकी नजर से देखें और पक्षियों के लिए, पक्षियों के बचाने के लिए, उनके लिए ये लोग आम लोग सोचना शुरू कर दें। सांवले सपनों की याद में सपनों के साथ सांवला शब्द किसकी अभिव्यक्ति है, दुख की अभिव्यक्ति है। ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। दुख की अभिव्यक्ति के लिए लगाया गया है क्योंकि ये वे तमाम सपने थे जो सालिम अली हर रोज पक्षियों को लेकर बुनते थे और आज उनकी मौत के साथ वो सारे सपने दफन हो जाते हैं। अब वो अगर जब ये सालिम अली घर से निकलते थे तो सभी को ये पता था कि सालिम अली अगर घर से गए हैं तो जब रिटर्न आएंगे, जब लौट कर आएंगे तो किसी पक्षी के बारे में कोई ना तो कोई खास बात जरूर लेकर आएंगे जो कि हम नहीं जानते। लेकिन ये आज उनकी जब मृत्यु हो गई है, ये एक ऐसा सफर पे वो निकल चुके हैं जहां से लौट के आना नामुमकिन है। लेखक कहते हैं कि उनकी शव यात्रा में यूं तो हजारों लोग जा रहे थे, लेकिन उस भीड़ में सालिम अली सबसे आगे चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी सैलानी, घूमने फिरने वाले लोग की तरह एक अंतहीन यात्रा की ओर चल पड़े हैं जो कि वापस आने वाले नहीं हैं। यह उनका आखिरी सफर था और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई पक्षी अपने जीवन के आखिरी गीत गाकर अंतिम सफर पर निकल पड़ा है। अब आगे क्या होता है कि अब जो हमारे जाबिर हुसैन जी हैं, ये कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने दिल की धड़कन देकर भी उस पक्षी को वापस नहीं ला सकता है, ऐसी वो स्थिति है। क्यों है ऐसी स्थिति? क्योंकि अब तो गुजर चुके हैं, क्योंकि मृत व्यक्ति कभी वापस आ नहीं सकता, भले आप कितनी कोशिश कर लीजिए। लेकिन ये तय है कि जब कोई एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी यादें हमेशा लोगों को हंसाती हैं,
कभी हँसाती हैं, कभी रुला देती हैं, तो कभी-कभी दुःख भी पहुँचाती हैं। और यही दुःख पहुँचाने वाली यादों को यहाँ पर सांवले सपनों का नाम दिया गया है। अब सालिम अली हमेशा कहा करते थे कि प्रकृति और पक्षियों को मनुष्य की नजर से देखना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि पक्षियों का नाम सुनते ही, अगर हम आज पक्षियों का नाम लेते हैं तो हमें किसकी याद आ जाती है? सालिम अली की याद आ जाती है, अपने नाम याद आ जाती है, जुबान पर ये नाम आ जाता है, दिमाग में भी ये नाम आता है कि पक्षी मतलब सालिम अली। पक्षियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, जो कि एक आम आदमी, एक असाधारण सा इंसान कुछ नहीं सोच सकता। यही बात उन्हें आम लोगों से अलग करती है। ठीक ये उसी तरह का याद है, ये उसी तरह की कहानी है, जैसे कि पक्षी और सालिम अली का जो रिश्ता है, ठीक उसी प्रकार का रिश्ता है, जैसे कि वृंदावन का नाम सुनते ही हमें कृष्ण की याद खुद ब खुद हो आती है। अब वृंदावन में कृष्ण ने गोपियों की मटकी तोड़कर माखन खाया होगा, या फिर कब गोपियों के संग रास रचाया होगा, या फिर अपनी मधुर मुरली की धुन से ग्वाल बालकों को मोहित किया होगा। यह तो किसी ने नहीं देखा, मगर आज भी वृंदावन का अगर हम नाम लेते हैं, वृंदावन का जैसे ही नाम आता है हमारे सामने, तो कृष्ण का ध्यान खुद ही खुद आ जाता है। तो वृंदावन कृष्ण के बिना सुना है और कृष्ण वृंदावन के बिना सुने सुने हैं। तो आज भी यमुना के जो वृंदावन में यमुना नदी बहती है, उसके आस-पास यमुना नदी के जो पास में जो काले पानी को देखकर ऐसा लगता है मानो अभी-अभी श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हुए कहीं से आएँगे और सारे वातावरण में बांसुरी की मधुर तान बिखेर देंगे। सच में वृंदावन और कृष्ण एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। उसके बाद लेखक सालिम अली के जीवन के बारे में क्या बताते हुए कहते हैं कि सालिम अली कि उनका जो अपीयरेंस था, ठीक है? वो कैसे दिखते थे? तो उनका जो अपीयरेंस था ना, वो कैसे थे? दुबले-पतले से थे। एकदम से, और बहुत ही यात्राएँ करते थे, और जिससे उनका शरीर थक चुका था। यात्राओं के कारण उनका शरीर क्या हो गया था? दुर्बल हो गया था। लेकिन पक्षियों को खोजने व उनके बारे में जानने के लिए दूरबीन हमेशा अपनी आँखों पर या गर्दन में पड़ी रहती थी। अगर वो खाली भी रहे, फ्री समय में, अगर वो फ्री बैठे हुए हैं, तो भी दूरबीन उनके गर्दन में हमेशा रहती थी, ताकि वो पक्षियों को, किसी भी पक्षी उनके नज़रों से ओझल ना हो जाए, दूर ना हो जाए, और उनकी आँखें हमेशा दूर-दूर तक फैले हुए आकाश की ओर निहारती रहती थी। पता नहीं कौन-सा नया प्रकार का पक्षी उन्हें नज़र आ जाए। उन्हें प्रकृति में एक हँसता-खेलता अद्भुत-सा संसार दिखाई देता था। इसका कारण क्या था कि सालिम अली प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखते थे, और पक्षी को पक्षी की नज़र से देखते थे। अंत में क्या होता है कि उन्हें कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो जाती है, और यही रोग उनकी मृत्यु का कारण बनी। लगभग 100 वर्ष की आयु पूरा करने से कुछ ही समय पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी पत्नी तहमीना नाम था, जो कि उनकी स्कूल की फ्रेंड थी, स्कूल में उनके साथ पढ़ती थी, सहपाठी थी, क्लासमेट थी, वो उनका बहुत ध्यान रखती थी, और उन्होंने कभी भी उनके काम में कभी अड़चन नहीं डाली। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप बर्ड्स के पीछे क्यों जा रहे हो, उनके बारे में क्यों जानना चाहते हो, बल्कि उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया कि मैं भी आपके साथ में हूँ। अब सालिम अली को बर्ड वॉचर के नाम से जाना जाता है। अब इसके पीछे भी एक कहानी है। बात ये होती है कि जब वो छोटे थे तो उनके मामा जी ने उन्हें उपहार में एक ईयर पिस्टल लाकर दी। एक दिन हँसी खेल में उन्होंने अपने घर की छत पर बैठी गोरैया को एयर गन से निशाना बनाया, और उस गोरैया जिससे गोरैया क्या हुआ, घायल होकर नीचे गिर पड़ा। अब घायल गोरैया को देखकर सालिम अली को बहुत दुख हुआ। उसके बाद उन्होंने गोरैया की खूब देखभाल की। नीले पंखों वाली उस गोरैया की देखभाल करते करते उनके जीवन में उस पक्षी ने ऐसा परिवर्तन लाया, ऐसा उनके जीवन को बदल दिया कि वो बर्ड वॉचर बन गए। इस घटना का जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा फॉल ऑफ अ स्पैरो में किया है।
अब लेखक को सालिम अली को देखकर एक अंग्रेजी के उपन्यासकार होते हैं लॉरेंस, उनकी याद आ जाती है। क्योंकि लॉरेंस भी क्या थे, एक प्रकृति प्रेमी थे। और जब लॉरेंस की मृत्यु हुई तब बहुत सारे पत्रकार उनके घर पर आए। तो उनकी जो वाइफ रहती है, उनकी जो पत्नी रहती है, उनसे पूछते हैं, जिनका नाम रहता है फ्रीडा, उनसे पूछते हैं कि आप लॉरेंस के बारे में हमें कुछ बताइए। तब फ्रीडा उन्हें उत्तर देती है, उन पत्रकारों को, कि मुझसे ज्यादा लॉरेंस के बारे में हमारे घर पर बैठी, घर के छत पर बैठी गौरैया जानती है। वो प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें छत पर बैठी गौरैया व प्रकृति से ही अपने साहित्य लिखने की प्रेरणा मिलती थी। लॉरेंस हमेशा कहते थे कि मनुष्य उखड़े हुए पेड़ की तरह है जिसकी शाखाएं हवा में लटक रही हैं। यहाँ पर लॉरेंस यह कहना चाहते थे कि हमें प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए और प्रकृति व पशु पक्षियों को बचाने के लिए हमेशा अपने प्रयास करते रहना चाहिए। सालिम अली जो थे वो केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी तूफान से बचाना चाहते थे। और वो इस सिलसिले में उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनसे जाकर मिले। उन्होंने चौधरी चरण सिंह से कहा कि साइलेंट वैली को रेगिस्तानी तूफान से बचाना है, नहीं तो वहां से के वहां की जितनी भी पक्षियां हैं वो मर जाएंगी। और जो वहां पे पशु पक्षी रहते हैं वो वहां से पलायन कर जाएंगे, मतलब माइग्रेट कर जाएंगे, चले जाएंगे वहां से। और वहां का प्राकृतिक सौंदर्य क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए साइलेंट वैली को बचाना बहुत ही आवश्यक है। अब चौधरी चरण सिंह जी जो थे वो गांव से जुड़े हुए थे, गांव के रहने वाले थे, गांव की मिट्टी से उनका बहुत ज्यादा लगाव था। जब उन्होंने देखा कि एक आदमी ऐसा आया है जिसका नाम सालिम अली है और वो प्रकृति को बचाना चाहता है, पक्षियों को बचाना चाहता है, उसकी उसकी चिंता सता रही है। तो जब ये बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गया। और लेकिन लेखक यहाँ पर ये भी कहते हैं कि आज पक्षी प्रेमी सालिम अली जिंदा नहीं है, तो अब इन पक्षियों की चिंता करेगा कौन, ये सवाल उनके मन में उठ रहा है। सभी पक्षी प्रेमियों और अन्य लोगों को भी यह यकीन नहीं हो रहा है कि अब सालिम अली हमारे बीच नहीं रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा, ये कहानी आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगली क्लास में मैं आप लोग के लिए इस पार्ट से जुड़े एमसीक्यू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आप लोग को यहाँ पर करा दूंगी। और उसके अगली क्लास में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो इस चैनल की ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए अपने व्यूज। और आप लोग यहाँ पर कौन सी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं इसे भी आप मेंशन कर दीजिए। और इस चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जरूर शेयर करिएगा। और हम मिलते हैं हमारे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, सी यू ऑल।